बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये है आज तक न्यूज़ और मैं हूँ समी। इससे पहले आप इस कहानी की 95 किस्तें सुन चुके हैं और अब 96 किस्त मुलाहिज़ा फरमाएं। 20 मिनट के बाद मैनेजर के कमरे में एक शख्स दाखिल हुआ। उसका बदन किसी बैंसे की तरह मजबूत था, चेहरा सुर्ख था और छोटी छोटी सुर्खी माइल आंख में गजब की तेजी थी। उसने तेज निगाहों से कमरे का जायजा लिया और फिर आगे बढ़कर साइका के करीब पहुंच गया। साइका उठ खड़ी हुई थी। उसने कुछ कहे बगैर दरवाजे की जानिब कदम बढ़ा दिए। मैनेजर मुस्तरबाना अंदाज में ऊपर उठा। मैंने खिलाकर उसके हाथ मिलाया और साइका के साथ बाहर निकल आया। होटल की इमारत के बाहर एक लिंकन कार खड़ी हुई थी। सुर्ख चेहरे वाले ने कार का पिछला दरवाजा एहतराम के साथ खोला और साइका ने मुझे बैठने का इशारा किया। हम दोनों अंदर बैठे तो लिंकन स्टार्ट होकर चल पड़ी और काफी देर तक सड़कों पर चलते रहने के बाद वो एक खूबसूरत इमारत में दाखिल हो गई। यही इमारत पोर स्टेट नंबर 10 के नाम से मशहूर थी। साइका मुझे साथ लिए हुई इमारत के अंदरूनी हिस्से में पहुंच गई और फिर एक कमरे में पहुंचने के बाद उसने एक घंटी बजाई और एक शख्स अंदर दाखिल हो गया। इनके चेहरे पर जख्म है, उसने कहा और वो तेजी से आगे बढ़ आया। उसने मेरे गाल पर लगे हुए जख्म को देखा और फुर्ती से गर्दन झुकाकर बाहर निकल गया। थोड़ी देर बाद वो फर्स्ट एड बॉक्स ले आया। इसी दौरान साइका कुछ नहीं बोली थी। मैंने उसके अंदाज में गैर मामूली खामोशी महसूस की थी। जब उस शख्स ने मेरे गाल पर टेप लगा दिया और चला गया तो मैंने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या बात है साइका, कुछ खामोश सी हो गई हो? शर्मिंदा हूँ, तुमसे इतनी शर्मिंदा हूँ कि बयां नहीं कर सकती। अरे आखिर इसकी वजह? मैंने सवाल किया। कुछ नहीं, बस ये जख्म तुम्हें नहीं लगना चाहिए था और जख्म लगाने वाले की कैफियत का अंदाजा नहीं किया तुमने। मैंने कहा, काश उसके लिए मौत से भी कोई बदतर चीज होती, लेकिन यहाँ भी मुझे शिकस्त ही हुई है क्योंकि ये सजा भी उसे तुम्हारे ही हाथों मिली और मैं तुम्हारे लिए कुछ भी ना कर सकी। बड़ी जज्बाती लड़की हो, माफ करना, तुमने खुद ही बेतकल्फी का माहौल पैदा किया है, इसलिए मैं तुमसे गुफ्तगू करते हुए कोई तकल्लुफ नहीं बरता। शुक्रिया मिस्टर नेल्सन, उसने किसी कदर तंजिया अंदाज में कहा और मैं हंसने लगा। गालबन वो मेरा नाम ना जानने की वजह से खासी बोर थी। मैंने भी तहिया कर लिया था कि अभी उसे अपने बारे में कुछ नहीं बताऊंगा। साइका थोड़ी देर तक मेरे पास ही रही और उसके बाद मुझे आराम करने की हदायत करके वहां से चली गई। फिर रात के खाने पर ही उससे मुलाकात हुई थी। इस वक्त वो एक खूबसूरत से सूट में मलबूस थी और बेहद खुश नजर आ रही थी। खाना इत्मीनान और खामोशी से खाया गया और उसके बाद वो बोली, आओ मैं तुम्हें इस इमारत की सैर कराऊं। मैं उसके साथ बाहर निकल आया। हम कई राहदारियों से गुजरते हुए लान के बगली हिस्से में पहुंच गए। यहाँ मैंने तेज रोशनी में एक अजीब सी चीज देखी जिसे देखकर मैं शिद्दत हैरत से उछल पड़ा। ये 6 इंसानी जिस्म थे जो घास पर सीधे पड़े हुए थे। उन पर कपड़े ढांक दिए गए थे। बाल्दियों नजर में उनकी सांसें भी मफकूद मालूम होती थी। साइका आगे बढ़कर उनके करीब पहुंच गई। उसने पाँव की मदद से उनके चेहरों पर से कपड़े उल्ट दिए। मैंने देखा कि वो सब मुर्दा थे। मैं मुतय्यराना अंदाज में साइका की तरफ मुड़ा तो वो खूनख्वार लहजे में बोली, इन लोगों में से 6 जो उस रास्ते में तुम्हारे लिए मौत के प्याम्बर बन कर आए थे। खूब, मैंने दिलचस्पी से कहा, लेकिन कम है, बहुत कम है। तुम्हारे गाल से खून के जितने कतरे बहे हैं उनमें से हर कतरे के एवज एक आदमी कत्ल किया जाएगा। ये मेरा फैसला है। उसका लहजा इतना खूनख्वार था कि मैं काम कर रह गया। मैंने उसकी तरफ देखा। ये लड़की इस वक्त वो नजर नहीं आ रही थी जिसे मैं देखता रहा था। उसका चेहरा आग की मानिंद नजर आ रहा था। इतनी जज्बाती क्यों हो गई साइका? इसकी क्या जरूरत थी? ये तुमने अच्छा नहीं किया। मैंने क्या अच्छा किया और क्या बुरा किया ये सिर्फ मैं ही जानती हूँ। मेरी तौहीन हुई है और इतनी तौहीन कि मैं तुम्हारे सामने निगाह उठाने की काबिल नहीं हूँ। मेरी मौजूदगी में ये सब कुछ हुआ। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि इस तरह बेबस हो जाऊंगी मैं। साइका प्लीज, तुमने इतनी सी बात के लिए 6 आदमी कत्ल करा दिए हैं। 600 भी कत्ल हो जाएंगे तो मुझे फिक्र नहीं होगी। आखिर इन लोगों ने मुझे समझा क्या है? लेकिन मैंने परेशान लहजे में कहा, बस कुछ नहीं, मैं तुम्हें ये दिखाने आई थी। अभी गुस्सा सर्द नहीं हुआ है। उस लड़की के साथ साथ चलते हुए मेरे दिल में अजीबो गरीब ख्यालात आ रहे थे। ये क्या दीवानगी थी? ये क्या पागलपन था? ये पागलपन मिस्टर चैक लार्स की फितरत से तो मेल नहीं खाता था। वो लड़ाई भिड़ाई के आदमी मालूम नहीं होते थे, लेकिन उनकी भतीजी ये लड़की, मैं मुसलसल इसके बारे में सोचता रहा। थोड़ी देर के बाद मैं साइका के साथ अंदर आ गया। नशिश गाह पर पहुंचकर वो एक सोफे में धंस गई। मैं भी उसके सामने ही बैठ गया था। वो चंद में खामोश रही। फिर उसने कहा, तुम भी सोच रहे होगे कि किस सज़ा में गिरफ्तार हो गए। एक नेकी की थी जिसके सिले में मुसीबतें ही मुसीबतें उठाना पड़ रही थी।
खैर मुसीबत की तो कोई बात नहीं मेरे लिए, लेकिन मुझे ये इकदाम पसंद नहीं आया। उन 6 इंसानों की जिंदगी इतनी बेवकूफ़ नहीं थी कि तुम मेरे इस छोटे से जख्म के लिए उन्हें कुर्बान कर देती। हाँ, एक बात और भी सुन लो, मैंने सर्द लहजे में कहा और वो भुएं सुकेड़ कर मुझे देखने लगी। क्या? उसने सवाल किया। मैं अपने मामलात खुद ही निपटा लिया करता हूँ। समंदर किनारे जो कुछ हुआ मुझे उसका अफसोस है। अगर उस शख्स से गोली चलाने का खतरा ना होता तो शायद मैं उसे बेदर्दी से ना फेंकता, लेकिन उसके बाद जो कुछ तुमने किया है वो मुझे कतई नापसंद है। मैं इंसानी जिंदगी को इतना हकीर नहीं समझता, और इसका अंदाजा तुमने इस बात से भी लगा लिया होगा कि मैंने मिस्टर लार्स को बचाने के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी थी। उसके होंठों पर एक खफीफ सी मुस्कुराहट नजर आई। वो बोली, तुम्हारी इसी अदा ने तो मार डाला है मुझे। अपनी जिंदगी दे सकती हो और दूसरों की जिंदगी लेने में इतना तरद्दुद, जबकि बुज़दिल इंसान नहीं हो, और मैं तुम्हारी थोड़ी सी कारकर्दगी देख चुकी हूँ। अच्छा छोड़ो इन बातों को, चलो अगर कहते हो तो आइंदा किसी को मेरे हाथों से उस वक्त कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा जब तक कि वो तुम्हारे खिलाफ कोई कार्रवाई करने की कोशिश ना करेंगे। लेकिन जालिम इंसान, अब ये तो बता दो कि तुम कौन हो। अपना कुछ तो तारुफ कराओ मुझसे। बस एक आवारा गर्द हूँ साइका, दुनिया के किसी मकाम को अपने लिए मुंतखब नहीं कर सका। जिंदगी के अनोखे नज़ारे देखता हुआ गुजर रहा हूँ वक्त की मानिद। कोई मकसद नहीं जीने का, यूं समझ लो जिंदगी के बोझ को शानों पर रखे रखे दुनिया गर्दी कर रहा हूँ। खूब खूब मैं इस नज़म को लिख लूँ, उसने पुरमज़ा अंदाज में कहा। हकीकतें ही नज़म होती हैं, तुम अगर इनका मजाक उड़ाना चाहो तो ज़ाहिर है मैं तुम्हें रोक नहीं सकता। तुमने कहा था कि तुम्हारा ये चेहरा असली नहीं है। हाँ, सही कहा था। तो फिर मुझे अपना असली चेहरा दिखाओ। मैं भी बहुत घटिया इंसान हूँ, तुम्हारा नाम तक मालूम करने में नाकाम रही, लेकिन उसके बावजूद तुम्हारे पीछे पड़ी हुई हूँ। बोलो, अपना असल चेहरा दिखाओगे या नहीं? हाँ, मैं खुद भी इस चेहरे से पीछा छुड़ा लेना चाहता हूँ। हाँ, ये ज़रूरी है तुम्हारे लिए, क्योंकि बेचारी लकी अगर तुम्हें देखेगी तो एक बार फिर अपने शोर के पीछे पीछे घूमने लगेगी। ये कहकर वो हंसने लगी, फिर उठते हुए बोली, अमोनिया मंगवाऊँ या किसी और चीज़ की ज़रूरत पेश आएगी? मेरा ख्याल है अमोनिया ही काफ़ी होगा, मैं अभी मंगवाती हूँ। वो कमरे से बाहर निकल गई। थोड़ी देर के बाद जब वो आई तो उसके हाथ में साइफन लगी अमोनिया की बोतल थी। उसने खुद ही मेरे चेहरे पर साइफन से फुहारें मारी और मेरे चेहरे के तनाव में कमी होने लगी। उसने अच्छी तरह मेरा चेहरा अमोनिया में भिगोने के बाद बोतल एक सिमत रख दी और मुतजस्सिस निगाहों से मुझे देखने लगी। प्लास्टिक के टुकड़े मेरे चेहरे से उखड़ रहे थे। थोड़ी देर के बाद मेरा मेकअप साफ हो चुका था और असल चेहरा नुमाया हो गया था। वो मुजरिबाना अंदाज में मुझ पर झुक आई थी। फिर उसने अजीब से लहजे में कहा, ये तुम्हारा असल चेहरा है? हाँ, मैंने जवाब दी। लेकिन तुम यूरोपियन बाशिंदे तो मालूम नहीं होते, जबकि अंग्रेजी तुम बिल्कुल यूरोपियनों के से अंदाज में बोलते हो, बल्कि तुम्हारे लहजे में अमेरिकन स्टाइल ज्यादा है। हाँ, मैं एशिया का रहने वाला हूँ, मैंने जवाब दिया। गुड, खुदा की पनाह, वाकई तुम एशियाई ही हो, उसने दिलचस्प अंदाज में होंठ चबाते हुए कहा। क्यों, एशियाई बाशिंदों के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? दूसरों की बात छोड़ो, सिर्फ अपनी बात करो। अगर एशिया से ताल्लुक है तो ये बताओ कौन से मुल्क के बाशिंदे हो? हिंदुस्तानी? नहीं, पाकिस्तानी, मैंने जवाब दिया। ओह, मुसलमान? मैंने आहिस्ता से कहा। हाँ। फिर ये बताओ कि अरबों के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? उसने कहा और मैं चौंक कर उसकी शक्ल देखने लगा। मकसद क्या है तुम्हारा? मैंने किसी कदर तुर्श लहजे में पूछा। फ़लस्तीन खास तौर से मेरा मौजू है। फ़लस्तीनियों के मौक़िफ़ और उनकी जिद्दोजहद के बारे में तुम्हारी क्या राय है? एक बार जब तुम मुझे एक इसराइली रेस्टोरेंट में ले गई थी तो उनके बारे में तुमने मेरी राय सुन ली थी, मैंने कहा, और वो बड़े दिल आवेज़ अंदाज में मुस्कुराने लगी। हाँ, इस वक्त भी मेरे ज़हन में वो तुम्हारे अल्फाज मौजूद हैं और शायद तुम्हें याद हो कि तुम्हारी राय पर मैंने चौंक कर तुम्हें देखा था। हाँ, उसकी वजह ये हो सकती थी कि तुम भी दूसरे मगरबी बाशिंदों की तरह फ़लस्तीनियों से इख्तलाफ रखती होगी, वरना किसी इसराइली रेस्टोरेंट से तुम्हारी दिलचस्पी की वजह क्या हो सकती है? मौक़िफ़ कुछ भी हो इंसान का, उसके लिए कुछ दलाइल भी होते हैं, साइका ने कहा। खैर, मैं तुमसे इस मौजू पर बहस नहीं करना चाहता, कोई फ़ायदा नहीं होगा सिवाय तलखियों के। मैं तुम्हारी सख्ती देखना चाहती हूँ। एक शरीर मुस्कुराहट उसके होंठों पर फैल गई थी। मैं कोई सर्कस का मस्खरा नहीं हूँ जो तुम मेरी कैफियत पर हंसने की ख्वाहिशमंद हो, मैंने तुंद लहजे में कहा। नाम भी बता दो ना, अब तो कौमियत भी मालूम हो गई है, उसने मेरी बात का बुरा माने बगैर शरारत अमेज लहजे में कहा। अली, तुम मुझे अली के नाम से पुकार सकते। देखा कितनी चालाक हूँ मैं, उसने कहा और कहका लगाकर हंस पड़ी। फिर अपनी जगह से उठी और मेरे करीब आ गई। मेरे बाजू पर हाथ रखते हुए बोली, अली पाकिस्तानी? हाँ, फख्र के साथ पाकिस्तानी, मैंने ठोस लहजे में जवाब दिया।
अरे एक बात मैं भी तुमसे कहना चाहती हूँ, लेकिन पहले ये दरख्वास्त ज़रूर करूँगी कि जो कुछ मैं कहूँ उस पर यकीन कर लेना, क्योंकि मेरे इस वक्त के अल्फाज में कोई खोट नहीं। मैं तहे दिल से फ़लस्तीनियों के मकासद की हमनुमा हूँ। मैं इस बात को तस्लीम करती हूँ कि इसराइल का क़याम इंतहाई नाजायज़ इक़दाम था, जिसके लिए दुनिया की 3 हुकूमतों ने इंतहाई शर्मनाक कार्रवाई की और इसराइल को वजूद में लाने का बायस बनी। किसी का घर छीन कर दूसरों को दे देना अच्छी बात नहीं थी, और ये बुरी बात मेरे हम कौमों ने की है। मैं उसके लिए सख्त शर्मिंदा हूँ अली। यकीन करो इस बात पर कि अपने तौर पर मैं फ़लस्तीनियों के लिए बहुत कुछ करती रहती हूँ, और अब मैं तुम्हें ये बताने में कोई झिझक महसूस नहीं करती कि वो इसराइली रेस्टोरां एक ख़ास मकसद के तहत मेरा ठिकाना बनाए। मैं अक्सर वहाँ जाती हूँ और कुछ काम कर रही हूँ। ये तमाम बातें तुम्हें खुश करने के लिए नहीं है अली, इसलिए नहीं कि तुम मेरे चचा के मोहसिन हो या मेरी पसंदीदा शख्सियत हो। ये सिर्फ वो हकीकतें हैं जो मेरे दिल में जागती हैं, और मैं अपनी ज़ात को सच्चाइयों के लिए वक्फ कर चुकी हूँ। मैंने एक फ़ोर्स भी बनाई है, मेरे साथ मेरे हमनवा नौजवान हैं और वो मेरे प्रोग्रामों पर अमल करते हैं। ये तमाम मामलात अंकल चैक लार्स के इल्म में नहीं। अंकल नहीं जानते कि दरपर्दा मेरे मशागिल क्या हैं। वो बस मुझे एक खलंडर सी लड़की समझते हैं जिसकी ज़िंदगी का मकसद तफरी है, सिर्फ तफरी। लेकिन ऐसा नहीं अली, मैंने जिन लोगों को अपना हमनवा बनाया है वो बेहतरीन और मुकम्मल तौर पर तरबियत याफ्ता हैं, और उनकी तादाद 60 के करीब है, और हम लोग बहुत से मामलात में मुकामी तौर पर कई कारनामे अंजाम दे चुके हैं। उनकी तफसीलात मैं अखबारात की कटिंग के जरिए तुम्हें दिखाऊंगी। मैंने ये सब कुछ तुम्हें इसलिए बता दिया कि तुम भी हमनवा निकले हो। तुम्हें मैंने उसी वक्त निगाह में रख लिया था जब इसराइली रेस्टोरेंट में खाना खाते हुए तुमने फ़लस्तीनियों की ग़िज़ा पर उनके कब्जे के बारे में गुफ्तगू की थी। मैंने दिल में सोचा था अली कि अब खुसूसन लकी रूटर से मुलाकात करनी पड़ेगी, क्योंकि हमें मुसलसल ऐसे लोगों की तलाश रहती है जो हमारे मकासद के हामी हों। हम अपने इस ग्रोह को अजीम तर बना लेना चाहते हैं। मैं फटी फटी आंखों से उस हसीन लड़की को देख रहा था, और एक लम्हे के लिए मेरे दिल में यह ख्याल गुजरा था कि पहली मुलाकात में मुझे जो दिलकशी इसमें महसूस हुई थी वो किसी अंदरूनी जज्बे के तहत ही थी, यानी वो जज्बा जो मकासद को यकजा करता है और जिसकी बुनियाद पर दिलों में मोहब्बतें पैदा हो जाती हैं। ख्यालात मेरे ज़हन में रक्सां थे, लेकिन अब इतना जज्बा भी नहीं था कि बेइख्तियार हो जाता। बस खामोश निगाहों से उसे देखता रहा। वो बोली, मिस्टर अली, इत्तफाकाती कहानियाँ बुनते हैं। मैं इस ख्याल की कायल हूँ लकी रूटर से मेरी गहरी दोस्ती नहीं है, बस शनासाई समझ लो। उसके साथ तुमसे मुलाकात हुई और तुम्हारे अल्फाज एक तासर छोड़ गए। उससे मैं दोबारा सिर्फ तुम्हारे लिए ही मिलती, क्योंकि मैं उन अल्फाज की हकीकत जानना चाहती थी। अब देखो, इत्तफाक से तुम मिल ही गए और मोहब्बत के एक तासर के साथ मिले। क्या हम इस इत्तफाक को मुस्तकबिल की एक कहानी नहीं समझ सकते? कुछ वजाहत हो सकेगी इन मारूदात की? मैंने मुस्कुराते हुए कहा। ब्लैक रोज के कातलों ने तुम्हारी खिदमात हासिल की थी, स्मगल करके हालैंड लाया गया। हर चंद के वो सिर्फ एक गलत फहमी थी, लेकिन उन्होंने एक जियाले को ही हासिल किया था जो किसी की जिंदगी बचाने के लिए अपनी जिंदगी दाव पर लगा सकता है, और फिर वो शख्स एक ऐसे खतरनाक आदमी को बासानी खत्म कर सकता है। अचानक ही पिस्तौल के साथ उस पर हमला आवर हुआ। गोया जंग का तुम्हें खूब तजर्बा है। मुस्लिम हो और एक पुरवकार मुल्क के बाशिंदे हो जो खास तौर से फ़लस्तीन से हमदर्दी रखता है, और दिल में जज्बात हों और बदन में लहू गर्म हो, तो क्या किसी मकसद के हुसूल के लिए कुछ और भी दरकार होता है? क्या तुम मुस्तकबिल की कहानी नहीं हो जो फ़लस्तीन को आज़ादी दिलाने वाले होंगे? मेरे दिल में जज्बात का तूफान मौजन था, लेकिन मैंने उसके आगे बांध रखे थे। मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा, मुझे मेरी साफ गोई के लिए माफ़ कर सकती हो साइका? मैं समझी नहीं, उसने ताज्जुब से कहा। मगरब के सर फिरे अपनी ज़िंदगी की यकसानियत से उकता कर मुख्तलिफ खेल खेलते रहते हैं। कहीं वो दुनिया के रस्म और रिवाज को ठुकरा कर चीथड़े लगाए आवारा गर्दी करने निकल खड़े होते हैं। नशावर अद्वियात के सहारे ज़हनी व कल्बी सुकून की तलाश में निकल पड़ते हैं, तो कहीं दहशत गर्दी करके अपनी हैवानी जिबिल्लत को सुकून बख्शते हैं। तुम भी वैसे ही एक मुल्क की बाशिंदा हो। तुम्हारी ये टोली ऐसे ही तफरी पसंदों पर मुश्तमिल तो नहीं है। बहुत सख्त अल्फाज हैं, लेकिन तुम कह सकते हो, क्योंकि तुम्हें फ़लस्तीनियों का हम मज़हब होने की बरतरी हासिल है। मैंने तुमसे पहले ही माफ़ी चाही थी। नहीं अली, हम उनमें से नहीं। जो लोग मेरे साथी हैं उनमें 6 मुसलमान भी हैं, शामी बाशिंदे। उनमें से 4 वो हैं जिन्होंने ओलंपिक खेलों में इसराइली खिलाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई की थी। मैंने उन लोगों की ज़िंदगी बचाई थी और उन्हें तहफ़्फ़ुज़ दिया था। बाकी 2 बाद में शाम से आए थे। हम अपने तौर पर कई काम कर चुके हैं। ब्लैक सितंबर के कुछ अरकान भी हमसे बैरूनी ताउन करते हैं, और सिर्फ यही नहीं, दुनिया के कई मुल्कों में
कुछ साहिब हैसियत लोग जो गैर मुस्लिम हैं लेकिन इंसानी रिश्तों की बुनियाद पर फ़लस्तीनियों के हामी हैं, अपने कामों में हमारा ताउन हासिल करते हैं। शर्त यही होती है कि उनका काम फ़लस्तीनियों के मफाद में हो। मैं तुम्हें इस सिलसिले में तहरीरी सबूत पेश करूंगी अली। मुझे इतबार आ गया है साइका, इस बेहसियत और मामूली इंसान को तुम्हारी इस तंजीम में शमूलियत इख्तियार करके जो इज्जत हासिल होगी वो इसका अहल नहीं है, मैंने गुलगीर लहजे में कहा। गोया अली तुम? उसने खुशी के आलम में पूछा। हाँ साइका, तुम्हारे अहकामात की तामील करके मुझे मुसरत होगी। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मैं तुम्हें तंजीम के तमाम अरकान से मिलाऊंगी, सब तुमसे मिलकर खुश होंगे। अब तुम हमारे साथी हो। इस इमारत में यानी पॉइंट नंबर 10 में जो लोग हैं, नहीं, ये सिर्फ अंकल के आदमी हैं, मेरा इनसे कोई ताल्लुक नहीं। अलबत्ता जिन लोगों ने पॉइंट नंबर 6 से साहिल तक हमारी निगरानी की थी वो मेरे अपने आदमी थे, साइका ने बताया। दिलचस्प, बहुत दिलचस्प साइका। अच्छा एक बात और बताओ मुझे। जरूर पूछो, उसने मसरूर लहजे में कहा। मिस्टर चैक लार्स एक इंतखाबी मुहिम में हिस्सा ले रहे हैं और उनके खिलाफ कई पार्टियां सरगर्म अमल हैं। अपने उन साथियों की मदद से तुमने उनके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ क्यों नहीं किया और उन्हें इस तरह बेयारो मददगार क्यों छोड़ दिया? उसकी वजह दर हकीकत ये है कि अंकल लार्स आज तक मुझे एक मासूम बच्ची समझते हैं जो सिर्फ तफरियात में दिलचस्पी लेती है। मैं अपनी शख्सियत का ये पहलू उन्हें दिखाना भी नहीं चाहती। मैं जानती हूँ कि वो रास्ते में रुकावट बनेंगे। शायद तुम इस बात पर यकीन ना करो कि वो इसराइली मफादात के हामी हैं। कई इसराइली सरमायादारों से उनकी दोस्ती है। इन हालात में मैं इतना तो कर सकती हूँ कि उनकी मालूमात से फ़ायदा उठाऊँ, और जैसा कि मैंने कई बार किया है, अपनी मसरूफियात उन पर ज़ाहिर करके मैं अपने मकसद की मौत नहीं देखना चाहती। इसके अलावा ये सिर्फ कारोबारी हंगामा खेदियाँ हैं जिनसे अंकल खुद ही निमट सकते हैं। हाँ, उनकी ज़िंदगी मुझे ज़रूर अजीज़ है और मैं ये नहीं समझती कि उनके कारोबारी दुश्मन उनकी ज़िंदगी के दर पे हो सकते हैं। अगर इस बात का मुझे इल्म होता तो मैं उनके दुश्मनों को इस हद तक मफलूज कर देती कि वो अंकल के मुकाबले पर खड़े ना हो सकते। इस सिलसिले में एक कबाहत ये भी है कि वो मुझे खुद कभी कुछ नहीं बताएंगे। अव्वल तो इस बात पर यकीन ही नहीं करेंगे कि मैं ये काम कर सकती हूँ, और अगर यकीन करेंगे तो फिर उन गहराइयों में जाने की कोशिश करेंगे जो मेरी ज़ात से वाबस्ता हैं, और जब इस बात में कामयाब हो जाएंगे तो मेरे शरीफ तरीन मुखालिफ बन जाएंगे। इसलिए मैं उनके मामलात से खुद को दूर रखना चाहती हूँ। मुकामी पुलिस और दीगर सरकारी इदारे तुम्हारी कार्रवाइयों में मुदाखलत नहीं करते, या वो अभी तक तुम्हारी सरगर्मियों से बेखबर हैं? मैंने सवाल किया। हमारी सरगर्मियों के बारे में बाकायदा फाइलें पुलिस के दफातर में खुली हुई हैं। डच सीक्रेट सर्विस के लोग भी ये बात जानते हैं कि रेड पैंथर नामी एक ग्रुप ने बहुत से इसराइली मफादात को नुकसान पहुंचाया है, लेकिन उन फाइलों में हमारे किसी भी शख्स का कोई रिकॉर्ड नहीं है। इसलिए वो सिर्फ खला में हाथ पांव मारते रहते हैं। मेरा मकसद अब तुम्हारी समझ में आ गया होगा। ना तो मैं अपनी इस तंजीम को दूसरों के सामने लाना चाहती हूँ, और ना ऐसे लोगों को अपना राजदार बनाने की कोशिश करती हूँ जो किसी भी तौर मेरे लिए नुकसानदेह साबित हो। मैं सिर्फ गर्दन हिलाकर रह गया था। इस हकीकत से मुझे कतई इनकार नहीं था कि इंसानी जज्बों के लिए रंग, नस्ल, मजहब की तखसीस नहीं होती। जो भी सच्चाई का मुतलाशी होता है उसे रास्ते खुद मंजिल तक ले जाते हैं। अगर हॉलैंड की रहने वाली ये लड़की सच्चाई के रास्ते पर चलते हुए अपनों से बगावत और मजलूमों की हमायत पर तुल गई थी तो कोई हैरतनाक बात नहीं थी। मैंने भी बहुत दुनिया देखी थी, सब तरह के इंसानों से वास्ता रहा था, लिहाजा इतना कम निगाह भी नहीं हो सकता था कि किसी शख्सियत को ना पहचान सकूं। नौजवानों में इन जज्बों से सरशार ये लड़की मेरे लिए वाकई काबिल एहतराम थी, ख़ास तौर से इसलिए कि उसका ताल्लुक मेरे मजहब से नहीं था। दूसरे मजहब की होने के बावजूद वो सिर्फ इंसानियत के नाते फ़लस्तीनियों का साथ देने पर आमादा हो गई थी। तुम मुतमईन हो इस बात से अली? साइका ने पूछा। मैं पहले भी मुतमईन था साइका। मैंने ये सवाल इसलिए किया था कि तुम अपने अंकल चैक लार्स से बहुत मोहब्बत करती हो, क्योंकि उनके सिवा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं। मेरे डैडी चैक माइलर भी सरमायादार थे, लेकिन जैसा कि मैं बता चुकी हूँ कि वे एक हवाई हादसे में हलाक हो गए थे और उनकी बेपनाह दौलत मेरे कब्जे में आ गई। इस दौलत का सही मसरफ मैंने यही दरियाफ्त किया। लाखों डॉलर की आमदनी है हमारी। मैं अपने मकसद के लिए बहुत कुछ खर्च करती रहती हूँ और उसके उसूल के लिए मैंने बहुत से तरीक़ेकार अपना रखे हैं, ताकि अगर कभी हिसाबात पेश करने का मौका आ जाए तो मुझे मुश्किलात पेश ना आए और अपना राज तश्तबाम ना करना पड़े। ताहम इस बात के लिए भी तैयार हूँ अली कि अगर कभी ये राज खुल जाए तो मैं बाकायदा तंजीम आज़ादी फ़लस्तीन में शामिल हो जाऊँ और उसमें रहकर अपने मकासद पूरे करूँ। मेरे सीने में यही जज्बे पहना है। खुदा करे तुम इन पर यकीन कर लो। मुझे तुम पर मुकम्मल एतमाद है साइका, और मैं भी तुम्हें अपने भरपूर ताउन का यकीन दिलाता हूँ।
کاش میری زندگی تمہارے اس مقصد میں کام آ جائے، مجھے اس سے زیادہ مسرت کسی بات سے نہ ہو گئی۔ پاکستان سے کب آئے علی؟ اس نے سوال کیا۔ طویل عرصہ ہو گیا، اتنا طویل عرصہ کہ اب اپنوں کی صورتیں بھی ذہن سے نکل چکی ہیں۔ بس یوں ہی دنیا گردی کرتے رہے ہو یا کچھ اور بھی کیا ہے؟ جو کچھ کرنا چاہتا تھا میں اس میں اب تک ناکام ہوں، ممکن ہے تمہاری مدد سے اپنے اس مقصد کو حاصل کر لوں۔ میں نے گول مول جواب دیا اور وہ خاموش رہی۔ تھوڑی دیر تک مکمل خاموشی چھائی رہی، پھر اس نے گہری سانس لے کر کہا، ہم دونوں ہی جذباتی ہو گئے، آؤ اب جذبات کی دنیا سے نکل کر حقیقت کی دنیا کا سفر کریں۔ تمہیں نیند نہیں آ رہی؟ کافی وقت ہو گیا ہے۔ ہاں سائکا، میں آرام کرنا چاہتا ہوں، مجھے میرے معمولات بتا دو تاکہ میں تمہارے لیے الجھن نہ بن سکوں۔ سو جاؤ، صبح کو ناشتے پر ملیں گے، اس نے کہا اور اٹھ گئی۔ میں اس کے ساتھ ہی اس کی خوابگاہ میں آیا تھا جو میرے لیے مخصوص کر دی گئی تھی، اور سائکا مجھے خدا حافظ کہہ کر چلی گئی۔ واقعات کا یہ انوکھا موڑ میرے لیے اتنا حیرت ناک تھا کہ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا، لیکن سائکا ایک حقیقت کی صورت میں موجود تھی، میں اسے کیسے نظر انداز کر سکتا تھا؟ وہ ہر طرح سے قابل اعتماد، ایک ایسی مخلص لڑکی جس کی جتنی بھی قدر کی جاتی کم تھی۔ طائر خیال کی پرواز ایک ایسی ہستی تک پہنچ گئی جو دل میں ٹھنڈک بھر دیتی تھی، اور میرے سینے سے ٹھنڈی سانس نکل گئی۔ اس کے چہرے کو میں اپنی نگاہوں سے اوجھل کرنے کی کوششیں کرنے لگا، اور اس کے علاوہ اور کوئی چارہ کار نظر نہ آیا کہ ذہن کو پرسکون کر کے سونے کی کوشش کروں۔ اس کوشش میں تھوڑی دیر کے بعد مجھے کامیابی نصیب ہو گئی تھی۔ دوسری صبح خاصی دیر سے جاگا تھا، غسل کیا، اپنے لیے ایک نیا لباس ٹنگا ہوا دیکھا جسے پہنا تو میرے جسم پر بالکل فٹ تھا۔ ایک دبلے پتلے ہٹلر نما آدمی نے ناشتہ لگ جانے کی اطلاع دی، اور میں ناشتے کے کمرے میں پہنچ گیا جہاں سائکا میری منتظر تھی۔ مجھے اس نئے لباس میں دیکھ کر اس نے مسرور انداز میں پلکیں جھپکائیں اور کہنے لگی، میں نے یہ لباس صبح صبح ہی تمہارے لیے منگوا لیا تھا، بالکل فکر نہ کرو، تمہاری تمام تر ذمہ داریاں اب میرے اوپر ہیں، ہر طرح کی آسائشیں مہیا کر دوں گی۔ ارے واہ، تم نے یہ کیوں سوچ لیا کہ میں تمہاری آسائشوں کو قبول کروں گا؟ کیا مطلب؟ اس نے غصیلے انداز میں پوچھا۔ محترمہ، آپ کو علم ہو چکا ہے کہ میں پاکستانی ہوں، اور ایک پاکستانی کبھی کسی لڑکی کی امداد قبول نہیں کر سکتا۔ میں اپنے لیے سب کچھ کر لوں گا، آپ کو مطمئن رہنا چاہیے۔ جناب علی، آپ یہ بات بھول گئے ہیں کہ میں صرف سائکا نہیں، آپ کی چیف بھی ہوں، سمجھے آپ؟ اب آپ ریڈ پینتھر کے ایک رکن ہیں، اس نے کہا، اور میں ہنسنے لگا۔ پھر ہم دونوں ناشتے میں مصروف ہو گئے۔ میری نگاہیں اسی دوران کئی بار اس کی طرف اٹھی تھی، ہر بار مجھے اس کی شخصیت میں ایک نیا پن محسوس ہوا تھا۔ جب بھی میری آنکھیں اس کے ساتھ ملی تھی تو اس کے علاوہ کوئی تاثر نہیں تھا کہ وہ ایک لڑکی ہے۔ بھول کر بھی نہیں سوچ سکتا تھا کہ اس معصوم سے میرے اتنے عظیم جذبے پوشیدہ رہیں گے۔ ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں چیف، میں نے سوال کیا۔ سائکا مسکرانے لگی۔ چیف میں صرف اس وقت ہوں جب تم پر ڈسپلن سوار کرانا چاہتی ہوں، عام حالات میں میں سائکا ہوں، اس نے بمیں سکیڑ کر کہا۔ اس اسرائیلی ریستوران میں آپ عموماً جاتی ہیں؟ ہاں علی، میں نے ایسی بہت سی جگہیں منتخب کر رکھی ہیں جہاں سے مجھے اسرائیلی عزائم کے بارے میں معلومات حاصل ہوتی رہتی ہیں۔ ان جگہوں پر طرح طرح کے لوگ آتے ہیں، آپس میں تبادلہ خیال کرتے ہیں، اور میں ان سے فائدہ اٹھاتی ہوں۔ تقریباً 6 ماہ قبل میں نے یہیں سے ایک اسرائیلی وفد کے بارے میں معلومات حاصل کی تھی جو کاروباری دورے پر آیا تھا۔ تم نے شاید اخبارات میں پڑھا ہو کہ ریڈ پینتھر نے وفد کے امریکی سربراہ کو اغوا کر لیا تھا، اور اس کے عوض ڈوچ حکومت کو 4 ارب باشندے رہا کرنے پڑے تھے۔ ان ارب باشندوں کو دمشق بھجوا دیا گیا تھا۔ یہ تم نے کیا تھا؟ میں نے تعجب سے کہا۔ ہاں، میں تمہیں اپنی کارکردگی کا ریکارڈ ضرور دکھاؤں گی، لیکن ابھی نہیں، اس نے کہا۔ اسی وقت ایک ملازم نے لارڈ کی آمد کی اطلاع دی، اور ہم دونوں اپنی جگہ سے اٹھ گئے۔ لارڈ چیک لارس مسکراتے ہوئے اندر داخل ہوئے تھے۔ ہیلو جوان لوگوں، یقیناً تم خوش ہوگے۔ مسٹر اسٹوڈنٹ، آپ کو میری سرپھری بیٹی سے کوئی شکایت تو نہیں ہوئی؟ نہیں سر، آپ کا شکریہ۔ میں خیریت معلوم کرنے آ گیا تھا۔ بلیک روز کی حالت خراب ہے، میں نے اس کے خلاف جوابی کارروائی کا آغاز کر دیا ہے۔ ذہنی جنگ میں وہ مجھ سے کس طرح جیت سکتے ہیں؟ بات اوچھے ہتھکنڈوں تک آ گئی تو پھر جواب بھی ویسا ہی ہے، کیا سمجھے آپ؟ جی، میں نے سعادت مندی سے کہا۔ اب اسمگلروں کا ایک گروہ پکڑا جائے گا جس کا تعلق بلیک روز سے ہوگا۔ تمام اخبارات ہوشیار ہیں، چند لمحوں میں کارروائی ہو جائے گی اور بات چھپائے نہ چھپ سکے گی۔ اس کے بعد انٹرنیشنل بزنس ٹریبیونل فیصلہ کرے گا کہ ایسے لوگوں کی نامزدگی برقرار رکھی جائے یا نہ رکھی جائے۔ اسٹوڈنٹ پیارے، تم نے نہ صرف میری جان بچائی ہے بلکہ میرے ایک اہم دشمن کو تباہ کرنے میں میری مدد بھی کی ہے۔ میرا مقابلہ صرف گیروز سے رہ جائے گا جو میرے سامنے ٹک نہیں سکے گا۔ مجھے خوشی ہے لارڈ، میں نے کہا۔
میں چلتا ہوں اور سائکا تم سے کہنا بیکار ہے، بالکل بیکار ہے انکل، جو کچھ کرنا ہوتا ہے میں پہلی باری کر لیتی ہوں، سائکا نے فوراً کہا۔ اوکے فرینڈز، چیک لاس نے اٹھتے ہوئے کہا، اور پھر ہم دونوں سے ہاتھ ملا کر باہر نکل گئے۔ سائکا مسکرانے لگی، انکل بھی خوب انسان ہیں، کاروبار کی دنیا میں کھوئے ہوئے ہیں، باقی کائنات ان کے لیے بے مقصد ہے، انہوں نے شادی کیوں نہیں کی خدا جانے۔ سائکا عجیب سے انداز میں ہنس پڑی، پھر سنجیدہ ہو کر بولی، میرے ساتھ کافی لوگ ہیں علی، لیکن اس بار میں تمہیں کوئی اہم ذمہ داری سونپوں گی۔ ضرور، مجھے خوشی ہوگی، میں نے جواب دیا۔ اب ہم ایمسٹر ڈیم کی سیر کریں گے۔ زندگی لگے بندے اصولوں پر چلتی رہے تو بے مزہ ہو جاتی ہے، اگر عیش و آرام کی اس زندگی کو چھوڑ کر ایک عام انسان کی ہویت اختیار کر لی جائے تو لطف نہیں آئے گا، یقیناً تو پھر ہم روح بدل لیتے ہیں، خوب سیاحت کریں گے، زندگی کی یہ تبدیلی مزہ دے جائے گی۔ میں نے نہ جانے کتنے طویل عرصے سے زندگی کی کسی دلچسپی میں حصہ نہیں لیا ہے، در حقیقت کوئی مقصد سامنے آ جائے تو پھر دوسرے کام بہت دور چلے جاتے ہیں، لیکن انسان کی زندگی میں اگر تبدیلی نہ ہو تو پھر وہ بوریت کا شکار ہو جاتا ہے۔ میں بوریت کا شکار تو نہیں ہوں، لیکن دل چاہ رہا ہے کہ زندگی کے چند روز کچھ تبدیلیوں کی نظر کر دیے جائیں۔ بالکل ٹھیک ہے سائکا، لیکن ایک بات سے آگاہ کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ ہاں ہاں کہو۔ ان لوگوں نے، میرا مطلب ہے بلیک روز کے آدمیوں نے مجھے جان اسٹوڈنٹ کی حیثیت سے وصول کیا تھا، لیکن اس وقت بھی میں اپنی اصل شکل میں تھا، اگر ان کے ہاتھ لگ گیا تو ایڈونچر رہے گا، کیا حرج ہے، زندگی اسی کا نام ہے علی، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، میں نے جواب دیا۔ اس موڈی لڑکی کے ساتھ میں کچھ دن واقعی سکون میں رہ کر عام ڈگر سے ہٹ کر گزارنا چاہتا تھا۔ ہم نے عام قسم کے لباسوں کا انتظام کیا اور اس کے بعد عام قسم کے لوگوں کی حیثیت سے ہالینڈ کی سڑکوں پر نکل آئے۔ ایمسٹر ڈیم کے ایک پرسکون علاقے میں واقع ہوٹل کاک کے ایک کمرے میں ہم نے اپنے لیے رہائش اختیار کی تھی۔ کاک کے طرز تعمیر سے ظاہر تھا کہ چند سو برس بیشتر یہ عمارت کسی ڈوچ سوداگر کا شاہانہ گھر ہوگی۔ ڈھلوان چھتیں، شیشے کی قد آدم کھڑکیاں اور دبیز چوبی دروازے جن پر لوہے کی باری زنجیریں لٹک رہی تھی۔ ڈیسک پر اپنا جیلی نام اور پتہ درج کرنے کے بعد ہم دونوں اپنے کمرے میں آ گئے۔ شام کے کھانے کے لیے ہال میں پہنچے تھے۔ ہال کے ایک کونے میں چند نوخیز لڑکے اور لڑکیاں جیوک باکس پر بجنے والی تیز موسیقی پر دما دم ناچ رہے تھے۔ یورپ کی نئی نسل نے پرانی اقدار سے منہ پھیر کر وہاں کے روایتی رقص کی مٹی پلید کر دی تھی، اور اب یہ رقص صرف بندر ناچ رہ گئے ہیں۔ ہال کے دوسرے حصے میں کھانے کا کاؤنٹر تھا، جس کے پیچھے ایک خوبصورت ڈوچ لڑکی کھانا دے رہی تھی۔ ہم نے رات کا کھانا کھایا۔ ساتھ والے سٹول پر ایک سرخ بالوں والا ہیپی بیئر پینے میں مشغول تھا۔ اس رات ہم نے ہوٹل سے باہر قدم نہیں رکھا، لیکن دوسرے دن ہم صبح ہی ناشتہ کرنے کے بعد باہر نکل آئے۔ موسم ابرآلود تھا اور کسی بھی وقت بارش ہو سکتی تھی۔ بہرطور ہم ایمسٹر ڈیم کی خوبصورت سڑکوں پر آوارہ گردی کرنے لگے۔ ٹرام ٹاور یعنی ایمسٹر ڈیم کی قدیم دروازے پر پہنچے اور پھر شہر کی خوبصورت ترین سڑکیں اور خرید و فروخت کے مراکز دیکھنے لگے۔ کالور اسٹارٹ میں گاڑیوں کی آمد و رفت ممنوع تھی اور لوگ یہاں زیادہ آرام سے خرید و فروخت کر رہے تھے۔ مین ٹاور کے پاس کشتیوں میں سجے ہوئے پھولوں کے بازار پرسکون تھے۔ سائکا مائیکل ایک بہترین گائیڈ کی طرح مجھے ایمسٹر ڈیم کے بارے میں معلومات فراہم کر رہی تھی۔ دنیا کی سب سے بڑی ہیروں کی منڈی ایمسٹر ڈیم میں ہی ہے، اس نے بتایا۔ یہاں کے جوہری ہیروں کی تلاش میں اپنا ثانی نہیں رکھتے۔ شاید یہ بات تمہارے علم میں ہو کہ کوہ نور ہیرا جب لندن منتقل ہوا تو ملکہ وکٹوریہ کو ہیرے کی دیسی تراش پسند نہیں آئی تھی، چنانچہ اسے یورپی وضع دینے کے لیے ایمسٹر ڈیم کے ماہر جوہریوں کی خدمات حاصل کی گئی تھی۔ یادگار چوک میں سیڑھیوں پر باندھ کے ہیپی پڑے ہوئے تھے۔ سائکا مائلر نے ان کی طرف دیکھ کر ہنستے ہوئے کہا، امر اور سچائی کے متلاشی دنیا کو بھول کر چرس کے نشے میں زندگی گزار رہے ہیں۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ تحریک کب تک بڑھتی رہے گی۔ ہیپیزم، اس میں کوئی شک نہیں کہ پرعزم ہے۔ مغرب کے مایوس لوگ نجات کے لیے مشرق کا دامن تھامنا چاہتے ہیں۔ تم نے دیکھا ہوگا کہ انہیں مشرقی موسیقی پسند ہے اور یہ لوگ روز بروز مشرقی لباس اور عادات کے گرویدہ ہوتے جا رہے ہیں۔ حقیقت یہ ہے علی کہ تمہارا مشرق پرسکون ہے، ہم اپنی زندگی میں مضطرب رہتے ہیں، یہ اضطراب شاید وہاں نہیں ہے۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا اور ہم وہاں سے آگے بڑھ گئے۔ دوپہر کے کھانے کے لیے ہم ایک ریستوران میں پہنچ گئے جو ایپیوں میں مقبول تھا۔ دروازے کے ساتھ خوراک کے کوپن فروخت تھے۔ ہم نے بھی کوپن خریدے اور کاؤنٹر پر آ گئے جہاں بوڑھی عورتیں کوپنوں کے عوض چائے اور کھانا دے رہی تھی۔ بڑی دلچسپ صورتحال تھی۔ اکثر ایپی بوڑھی عورتوں کو چکر دے کر چائے کے کوپن کے بدلے گوشت کے پلیٹ لے جاتے، لیکن وہ بھی ان کے ہتھ کنڈوں سے واقف معلوم ہوتی تھی، اس لیے چند لمحات میں انہیں گرفتار کر لیا جاتا۔
हम लोग बैठे तो एक तनुमंद और मैले कुचैले किस्म का हिप्पी बड़े इत्मीनान से हमारे करीब पहुंचा और साइका के सामने से खाने की प्लेट उठाकर चल दिया। साइका ने मेज पर हाथ मारकर शोर मचाया तो वो वापस आ गया और इंतहाई मादरत के साथ प्लेट मेज पर रख दी। एक साहब खाली प्लेट लिए तमाम मेजों के चक्कर लगा रहे थे और हर एक से कह रहे थे कि जाहिर है आप इतनी अकेले नहीं खा सकेंगे, बराए करम एक आलू अनाज कर दीजिए। थोड़ी देर में उन्होंने खासी खुराक इकट्ठी कर ली और उसके बाद हाथ में मशरूब पीने वाला तनका लेकर एक मेज पर पहुंच गया। मैं आपके कोका कोला में से एक चुस्की ले लूं? होटल से निकले तो धूप ढल चुकी थी और शहर की सड़कों के किनारे खूब रौनक थी। हरोकन नहर के किनारे लोगों का हुजूम पानी में झांक रहा था। मालूम हुआ कि नहर में एक कार गिरी है जिसे क्रेन की मदद से निकाला जा रहा है। दिन ढले हम होटल काक में वापस आए थे। साइका माइलर के चेहरे से जो मुसर्रत झलक रही थी उसने उसके हुस्न में बेपनाह इजाफा कर दिया था। बड़ी बेबाकी और बेतकल्फी से मेरे कमरे में सो गई थी, जैसे उसे दुनिया के दूसरे जज्बों के बारे में कुछ खबर ना हो। मैंने उसकी आंखों के सुकून के जज्बात देखकर उसकी शख्सियत का एहतराम दिल में बसा लिया था। दूसरी सुबह फिर उसी अंदाज में तुलू हुई और हम नाश्ते से फारिग होकर बाहर निकल आए। हालैंड के रहने वालों की जिंदगी में एक सलीका है, शानदार तर्ज तामीर, दीदा देव लिबास, घरों की सजावट। अहले हालैंड के इस आला ज़ौक़ ने ही दुनिया के अजीम मुसव्वरों को जन्म दिया था। फ्रांज हाल, पीटर होग, ब्रांत, रोसुडल, जॉन स्टेन, वर्मियर, फान गोग मुसव्वरी के सतून माने जाते हैं और एम्स्टर्डम का राइक म्यूजियम यूरोप के बेहतरीन अजायब घरों में शुमार होता है। ये लेनिनग्राड के हर तसर, पेरिस की लोवर, लंदन के नेशनल आर्ट और मेडर्ड के प्राडो का हम पल्ला है। इस म्यूजियम में जदीद मुसव्वरों के शायकार भी देखे जा सकते हैं। हमने काफ़ी देर तक म्यूजियम की सैर की और पिकासो, शगाल, लाइरक और फिर फान गोग के शायकार देखे। रंगों की दुनिया में मेरी आंखें चुंधिया गई थी और इसी दौरान तमाम तकल्लुफ वो एहसासात ज़हन से निकल गए थे। यही महसूस होता था जैसे अपने वतन से सियासत के लिए निकला और एम्स्टर्डम की तफरियात में हिस्सा ले रहा हूँ। साइका माइलर भी मेरे सामने बहुत खुश थी। हमारे दरमियान दो सच्चे और मुखलिस दोस्तों के से ताल्लुकात थे। फिर एक दिन एम्स्टर्डम के एक डिपार्टमेंटल स्टोर में हम कुछ खरीदारी कर रहे थे कि दुबला पतला सा एक शख्स जिसके सर के बाल जालर की शक्ल में कानों के पास लटक रहे थे, मासूम सी शक्ल बनाकर साइका के पास आ खड़ा हुआ। साइका ने उसे देखा तो चौंक पड़ी। उसकी निगाहें इधर उधर भटकने लगी और उसके बाद उसने कॉफी का एक डिब्बा उठाते हुए उससे कहा, क्यों, कोई खास बात है? हाँ मैडम, पैगाम पहुंच गया है, ओके जाओ, साइका माइलर ने कहा और वो शोकेसों पर निगाह डालता हुआ इस अंदाज में आगे बढ़ गया जैसे उसी किसी खास चीज की तलाश हो। साइका के चेहरे पर संजीदगी तारी हो गई थी। फिर मैंने उसे वापस मुड़ते हुए देखा और हम डिपार्टमेंटल स्टोर से निकल आए। यकीनन कोई खास बात है साइका? मैंने पूछा। हाँ, तफरीह का वक्त खत्म, उसने मुस्कुराते हुए कहा। ठीक है, तफरीह का वक्त खत्म हो जाना चाहिए। जब काम हो तो तफरीह बेमज़ा हो जाती है। आओ चलें। उसके बाद हम एक टैक्सी में बैठकर वापस होटल काक पहुंचे। यहाँ से अपना मुख्तसर सा सामान वसूल किया, कमरे का बिल अदा किया और बाहर निकल आए। थोड़ी देर के बाद एक टैक्सी साइका माइलर की उस नशिस्तगाह की तरफ जा रही थी जिसे नंबर 10 का नाम दिया गया था। साइका ने नंबर 10 पहुंचने के बाद मुझसे कहा, तुमसे थोड़ी देर के लिए इजाजत चाहूंगी अली, महसूस ना करना, फिर मैं यकीनन तुम्हें हालात से आगाह करूंगी। मैंने फराग दिली से उसे इजाजत दे दी और वो वहां से चली गई। मैं गुजरे हुए उन तमाम अय्याम के बारे में सोचने लगा। एम्स्टर्डम की सियाहत ने ज़हन से तमाम एहसासात मिटा दिए थे। बहुत कुछ भूल गया था और भूलने के लम्हात में खासी ज़हनी फरत मैसर रही थी, वरना यादें कहाँ पीछा छोड़ती हैं। और फिर ऐसी यादें जिनमें कुछ गम के एहसासात भी छुपे हों। तहजीब मालिक एक्स सीने का एक सुलगता हुआ जख्म बन गई थी। सोचती होगी कि कैसा बेवफा शख्स निकला, इस तरह छोड़कर चला गया। लेकिन हकीकत यही है कि उसकी मोयत में मैं अपने अहद से कुछ गाफिल हो गया था। मेरे दिल में रोशन जज्बों की चमक दमक कुछ मानंद पड़ गई। अपनी इस कैफियत का तजजिया करता तो किसी जुर्म का एहसास होता था। तहजीब की कुर्बत ने मुझे अपनी ज़ात के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया था, जबकि मेरे मिशन का तो तकादा यही था कि अपनी ज़ाती ख्वाहिशात से मावरा होकर सोचना शुरू करूं। बसूरत दीगर मुझे क्या ज़रूरत थी कि अपनी तालीम, अपना माहौल, अपना मुस्तकबिल सब कुछ दाव पर लगा दूं। ज़ाती ख्वाहिशात की तकमील अगर मकसद ज़िंदगी होती तो किसी भी आम इंसान की तरह दुनिया की तमाम आसाइशें हासिल कर लेता और खुद अपनी ज़ात में गुम हो जाता। जब मैंने अपने आप को किसी मकसद के लिए वक्फ किया है तो ज़रूरी है कि दूसरी दिलचस्पियों को छोड़ दिया जाए। तहजीब मालिक एक्स का साथ अगर सिर्फ एक दोस्त का साथ होता तो ज़्यादा बेहतर था। दिल के रिश्ते उससे न जाने क्यों इस्तवार कर लिए।
इस क्यों का जवाब भी दिल ही दे देता था। उसने भी तो मेरी खातिर अपनी दुनिया बदल डाली थी, दुश्मनियां मोल ले ली थी। वो कुछ खो दिया था जो सारी जिंदगी का असासा था, सारी जिंदगी जिसके तहत गुजरी थी, और अब ग्रीन पोल के हाथों न जाने उसकी क्या हालत बनी होगी। इन तकलीफदा ख्यालात ने जहन को एक बार फिर किसी कदर परागंदा कर दिया। जी चाहा कि जल्दी से साइका माइलर वापस आ जाए और बोरियत के ये लम्हात दूर हो। शाम तक ऐसे ही ख्यालात का शिकार रहा। रात हो गई, तकरीबन 9:30 बजे साइका माइलर का टेलीफोन मिला। उसने पूछा कि क्या मैंने खाना खा लिया है। मैंने उसे इनकार किया तो उसने लजाजत अमेज लहजे में कहा, थोड़ी देर मेरा इंतजार, मैं बस आई, तुम्हारे साथ ही खाना खाऊंगी। मुझे भला इस पर क्या एतराज हो सकता था। तकरीबन 10:10 पर साइका माइल पहुंच गई। खाना लगाने के लिए कहकर आई थी। चुनाचे हम दोनों खाने के कमरे में दाखिल हो गए। साइका के चेहरे पर संजीदगी के आसार थे। उसने आहिस्ता से कहा, एक जिम्मेदारी आ पड़ी है मेरे शानों पर, और ऐसे एक शख्स की जानिब से जिसने मेरे लिए बहुत काम किया है और जो हमारे फायदे के लिए हर तरह अपने आप को पेश रखता है। गुड, गोया अब तुम मसरूफ रहोगी। मैंने कहा, तुम? क्या मतलब? हम कहो, वादा कर चुके हो मेरे साथ कि काम करोगे। साइका माइलर ने मुझे देखते हुए कहा, हाँ, उस वादे की तकमील मुझ पर फर्ज है, लेकिन शर्त यह है कि ये काम भी इसराइल के खिलाफ और फलस्तीनियों के हक में हो। जनाबे अली, काम बराह रास्त फलस्तीनियों के लिए नहीं, लेकिन इसराइल के खिलाफ है। एक ही बात है, इसराइल को नुकसान पहुंचाने के लिए मैं हर काम कर सकता हूँ। एक फलस्तीन पसंद शख्स जो गैर मुल्की है, बड़ी हैसियत का हामिल है, अपनी फलस्तीनी पसंद की बुनियाद पर इसराइल की तंजीम मोसाद का शिकार हो गया है, और मोसाद ने उसके अहले खाना को अगवा करके किसी ऐसे काम के लिए मजबूर किया है जिसकी नोयत अभी नहीं मालूम हो सकी। हम उसके लिए कुछ करना चाहते हैं। उसने हमसे इमदाद मांगी है, तो फिर ये समझ लो कि ये मेरा केस है। मैंने अलर्ट होकर कहा, और साइका माइल मुस्कुराने लगी। परसों शाम 8:30 बजे होटल एमेस्टर में हमारी मतलूबा शख्सियत का नुमाइंदा आ रहा है। उससे मुलाकात के बाद ही मुकम्मल तफसीलात मालूम होगी। इसी दौरान मुझे खास इंतजामात करना होंगे। तुम ये बताओ कि तुम इस दौरान क्या करना चाहते हो। कुछ नहीं, मैं तुम्हारी मसरूफियात में मसला नहीं बनूंगा। हाँ, अगर इस सिलसिले में मेरी कोई ड्यूटी हो तो मुझे बता दो। नहीं, अभी इसकी ज़रूरत नहीं। अलबत्ता जैसा कि तुमने कहा है कि ये तुम्हारा केस है, तो इस सिलसिले में कोई तकल्लुफ नहीं करूंगी। यानी अगर सूरत हाल इस तरह की हुई कि तुम उस पर अमल कर सको, तो यकीनी तौर पर तुम्हें उस सिलसिले में आगे बढ़ना होगा। ठीक है साइका, मैं तैयार हूँ, मैंने जवाब दिया। साइका उस रात मेरे साथ नहीं रही थी। दूसरे दिन भी उससे मुलाकात नहीं हो सकी। तीसरे दिन दोपहर के खाने पर वो मेरे पास पहुंच गई। मैं तैयार होकर आई हूँ। रात को 8:30 बजे हमें होटल एमेस्टर पहुंचना है। मैंने गर्दन हिला दी